अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो कौन सा देश किसके साइड जाएगा? अरे क्या देश अमेरिका की ओर ज्यादा झुकेंगे कि देश आपके ईरान की ओर ज्यादा झुकेंगे? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत किस ओर जाएगा? हाँ, आप देखने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी बस जल्द में ही आपके ट्रंप हमला करने वाले हैं, किसी और के नहीं बल्कि खेमेनेई के देश पर, ईरान पर। और अगर हमला करते हैं तो आपके जो चाइना और रूस हैं वो खुल कर आ जाएंगे, चल भैया हम भी अपना तोप बंदूक गोला बारूद लेकर चलते हैं ईरान के अंदर और अमेरिका को ठोक के आते हैं। क्या ऐसा वाकई में होगा? अरे आप देखने की कोशिश करोगे तो 1953 की वो बात थी। 1953 के अंदर जब आपका अमेरिका ईरान के अंदर तख्ता पलट कराया था, और ये वापस से 2026 एक ऐसा समय आ चुका है जब ईरान के अंदर तख्ता पलट वापस से अमेरिका कराने का ही सोच रहा है। और किस लिए? क्योंकि भाई साहब लगभग 50 से 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक वेस्टर्न जो भी देश हैं और जो इधर ईरान है इनसे कभी पटी नहीं है। वेस्टर्न देश का मतलब पश्चिमी देश, जहां पर अमेरिका और बाकी अन्य देश आते हैं, उनसे और आपके ईरान से आज तक कभी नहीं पटती। उस टाइम भी तख्ता पलट 1953 में कराया था आपकी अमेरिका ने ही, 2026 में भी तख्ता पलट कराने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है? असल में ईरान के अंदर क्राइसिस लाकर और खेमेनेई के विरोध में जनता को उतरवा कर। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी कुछ समय पहले ही 2025 के जून जुलाई में आपका इजराइल जो था वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया था ईरान के, जहां पर ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था। अब यह हमला कौन कराया था? अरे अमेरिका ही कराया था, क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था और इजराइल ईरान पर जाकर हमला कर दिया था। और जब हमला किया था ना, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो चाइना है और जो रूस है वो लोग आ जाएंगे साथ देने ईरान का। लेकिन भाई साहब केवल मुंह से बोलते रहे, साथ देने कोई नहीं आया। लेकिन अगर इस बार हमला हो जाता है तो कौन से देश ने क्या कहा और कौन सा देश किसके साइड जाएगा, आइए एक बार देखते हैं। देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले अगर हम उस देश की बात करें जिस देश का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, चीन का, तो चीन की विदेश मंत्रालय कहती है कि ईरान में स्थिति को लेकर हम अपना रुख एक से अधिक बार स्पष्ट कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि ईरान की सरकार और जनता जो अभी मौजूदा समय में कठिनाइयां चल रही हो उस पर काबू पा पाएंगे और स्थिरता बना पाएंगे। हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों के बाहरी जो हस्तक्षेप करने वाले लोग हैं उस पर विरोध करते हैं। अरे जैसे कि ईरान के अंदर मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें अमेरिका क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, उसका आपका जो चाइना है वो विरोध करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग, उसकी धमकी पर आपत्ति भी जताता है और भी ऐसे अन्य बातें कर रहा था। और अगर बात करें आपके G7 की, तो G7 के अंदर आपको पता है 7 कंट्री आती हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। असल में इनका भी विदेश मंत्रालय कहता है कि भैया ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। आप कहोगे कि भैया अमेरिका ही अटैक करने जा रहा था, अमेरिका कहाँ से बोला? अरे अमेरिका नहीं बोला यार, अमेरिका के अंदर बहुत सारी कंट्री आती है, उसमें से यूएस आता है एक ठो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसने नहीं बोला है। बाकी बहुत सारी कंट्रियों ने बोला है कि भैया जो चीज हो रहा है उस पर हम चिंता व्यक्त करते हैं, बाकी कोई एक्शन लेंगे कि नहीं वो बात की बात है। देखने की कोशिश करोगे तो अलेक्जेंडर दुगिन रूस के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इनका कहना है कि इस्लामिक जो दुनिया है मतलब पहले से कहीं ज़्यादा बटी हुई है। मतलब आप देखोगे इस्लामिक दुनिया, मतलब आप दुनिया में देखोगे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन की जनता है, फिर उसके बाद इस्लाम की है, फिर उसके बाद हिंदू की है। अब अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे इस्लामिक कंट्रियाँ हैं जो अमेरिका की साइड हैं और कई सारी ऐसी इस्लामिक कंट्रियाँ हैं जो कि आपके ईरान की साइड हैं। मतलब इस्लाम लोग एकजुट कर नहीं हो पा रहे हैं इस दुनिया के अंदर, मतलब देश देश की अगर बात करें तो वही ये कहना चाहते हैं कि इस्लामिक दुनिया पहले से कई ज़्यादा बटी हुई है। ना कोई साझा विचार, ना कोई साझा रणनीति, ना फैसला लेने के लिए कोई साझा व्यवस्था, या अभिजात वर्ग की गद्दारी को दर्शाता है। ट्रंप की दुनिया में जहां साम्राज्यवाद की एक और नई लहर उभर रही है, इसका अर्थ यही निकलता है कि इस्लामिक देश उपनिवेशकरण के आगे समर्पण कर रहे हैं, ना एकता ना संप्रभुता। यानी कि इनका मतलब सिंपल सा कहने का यह है कि भैया जो इस्लामिक कंट्री है वो एकजुट होकर नहीं हो पा रही। और जब ये ट्रंप साम्राज्यवाद कर रहा है, मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, क्यूबा पर करने कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि मैक्सिको पर अटैक कर देंगे, उधर ग्रीनलैंड कब्जा लेंगे। लेकिन ये सब तो बोलने वाली बात होगी। असल में एग्जैक्ट अगर लड़ाई हो जाती है तब वाकई में कौन साथ देगा, क्या आपको पता है? आज आपको पूरा भाई साहब क्लियर हो जाएगा कौन साथ देगा। तो
तो कौन साथ आपके ईरान का नहीं देगा। देखने की कोशिश करोगे तो यह आपका ईरान है। अब ईरान की अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ईरान का ये जो किनारे वाला हिस्सा है, यहाँ पर पूरा पूरा पहाड़ है, ऊपरा थोड़ा बहुत पहाड़ है, बीच में थोड़ा रेगिस्तान है। तो यहीं पर ईरान के अंदर काफी जनता रहती, करोड़ों की जनता। अब ईरान के अंदर आप देखोगे तो अमेरिका बहुत समय पहले से इनके ऊपर टैरिफ, सैंक्शन और जो बैंकिंग था वो सब बैन कर रखा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनकी अर्थव्यवस्था गिरते चली गई। इनको पता था कि इनके पास केवल तेल गैस है, अगर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से धड़ल्ले से क्रैश हो जाएगी। और वाकई में ही ईरान के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन आप देखोगे तो पाकिस्तान भी लगभग मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान आपके ईरान का साथ नहीं बल्कि अमेरिका का साथ दे रही है। अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि आप आकर यहां से भी अटैक कर सकते हो, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ये कंट्री है पगला, ये तो अमेरिका को कह भी चुका है कि आप आइए हमारा सैन्य अड्डा इस्तेमाल करिए और यहां से लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। आप देखने की कोशिश करोगे तो ऐसे बहुत सारी कंट्रियां हैं जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, लेकिन वो ईरान का साथ नहीं दे रही, वो अमेरिका का साथ दे रही है। लेकिन एग्जैक्ट कौन कौन साथ देगा देखने की कोशिश करोगे तो यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसे यूएस भी कहा जाता है। असल में अभी मीडिया में इतना कंट्रोल आपका ट्रंपवा करके बैठ चुका है कि यूएस के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ काफी ज्यादा विरोध हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, महंगाइयां बढ़ रही हैं क्योंकि वो टैरिफ लगा रहा है, और उसी के साथ साथ जनता सड़क पर उतर कर उसका विद्रोह कर रही है और विरोध कर रही है। लेकिन वो मीडिया में दिखा नहीं रहा, इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि बेइज्जती होगी ना, इस वजह से। लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तो भाई साहब ये यूरोप है, इधर आपका पूरा पूरा एशिया है, ये सब किसके साइड रहेंगे, ईरान की अमेरिका? हाँ देखो, असल में यहाँ पर सऊदी अरब और भी हैं, कतर हैं, बहुत सारे देश हैं, ये लोग ना आपके ईरान का साथ देना चाहते हैं। लेकिन इधर पड़ जाता है लड़ने वाला यार यूएस, और इसी वजह से कोई यूएस के खिलाफ नहीं होना चाहिए चाहता। असल में यूएस भाई साहब बहुत बड़ी कंट्री यार, इसलिए इसके खिलाफ कोई नहीं होना चाहता, और अगर ये अपने पास जब वाकई में ही खत्म कर सकता है, इतना आपको भी पता है। लेकिन हाँ, आप देखने की कोशिश करोगे, जब से यूएस ने एक गलती की, उसने कह दिया कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। भाई साहब ग्रीनलैंड पर ना लाख आदमी भी नहीं रहते, कुछ हजार मनाई रहते हैं, और उस पर कब्जा करने की सोच रहा है। असल में आप पूरा पूरा बर्फ है, ग्रीन नहीं है। असल में यहाँ पर जो इसका जो धरती है ना, उस धरती के नीचे काफी ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, और उसी पर ही कब्जा करने की सोच रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अभी वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया, फिर कोलंबिया को धमका दिया है, मैक्सिको को धमका दिया, इधर क्यूबा को धमका दिया है, इधर ग्रीनलैंड को धमका रहा है। और मैं आपको बता दूं, ग्रीनलैंड जो है ना, वो एक पार्ट है डेनमार्क का। हाँ, डेनमार्क का पार्ट है, और डेनमार्क ही इसको कंट्रोल करता है। अभी कहा जा रहा है कि जो यूरोप की कई सारी कंट्रियां हैं वो ग्रीनलैंड पर आ चुके हैं कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम भी सैन्य कार्रवाई करेंगे। आप खुद सोच कर देख सकते हो कि डेनमार्क ने तो ये भी कह दिया कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला किए तो उसी दिन नाटो टूट जाएगा, और अगर नाटो टूट गया तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, किसी और के लिए नहीं बल्कि नाटो कंट्री के लिए, वो जो 32 के 32 देश हैं। आप सोचिए, नाटो के अंदर ये कहा गया था कि अगर इन 32 देश पर कोई बाहरी देश आकर हमला करता है तो ये 32 देश मिलकर मारेंगे, प्लस अमेरिका भी मिलकर मारेगा। मान लेते हैं 32 देश पर आकर पाकिस्तान वहां हमला कर देता, तो आपका जो अमेरिका था ना, वो पाकिस्तान को क्षुब्ध होता। लेकिन यहां पर क्या है, जो अमेरिका जो मालिक था नाटो का, वही भाई साहब नाटो की कंट्री पर अटैक कर रहा है, डेनमार्क पर। अब डेनमार्क जो है उसी का ही पार्ट तो ग्रीनलैंड है, यानी कि सिंपल सी बात है, डेनमार्क पर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस के खिलाफ लोग हो चुके हैं। और इसी वजह से यहां पर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो कि आपके यूएस के खिलाफ आएंगे, और कई सारे ऐसे देश होंगे जो कि यूएस के साथ आएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, अब देखने की कोशिश करोगे ना, आप सोचोगे भैया जो आपका रूस है वो क्या पता खुल के साथ आ जाए। मैं आपको बता दूं, ये 1960 और 1970 वाली दुनिया नहीं है कि यहाँ पर लोग अपनी जान और अपनी इकोनॉमी दांव पे लगा दें। पहले बहुत जनसंख्या कम रहा करती थी, जब आपकी इंदिरा गांधी उदी रहा करती थी प्रधानमंत्री, तो भाई साहब भारत की जनसंख्या केवल 50 ही करोड़ थी, 50-60 करोड़। आज 150 करोड़ है, उसकी 3 गुना ज्यादा है। अगर आज 1% का भी कुछ नुकसान होता है ना, तो उससे लाखों लोग को प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से भारत जो है वो बहुत स्ट्रेटजिक कदम उठाता है। अगर देखो भारत ईरान के साथ नहीं हुआ ना, तब तो भारत का तब भी नुकसान होगा, चाबहार पोर्ट जा सकता है जो कि वहां बना रहा है। लेकिन अगर अमेरिका के खिलाफ हो गया तब तो भारत का और नुकसान हो सकता है, और नुकसान इसलिए हो सकता है, टैरिफ बढ़ सकते हैं, और भी बाकी प्लस अन्य नुकसान हो सकते हैं, और बाकी आगे चल के जो ट्रेड डील होने वाली उन सब में भी बड़ी दिक्कत आ सकती है। उसी के साथ साथ तो भारत यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन चाइना और जो आपके रूस हैं वो आपके रहेंगे ईरान के साथ, लेकिन ईरान का खुलकर समर्थन नहीं करेंगे, केवल बोल बोल कर ही समर्थन करेंगे। अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर मार मोर दिए।
झूठे आपको फेक न्यूज़ आएगी कि चाइना ने इनके देश के ऊपर अपनी मिलिट्री उतार दी है ताकि उनको मार सके। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये 1960-1970 वाली दुनिया नहीं है भाई साहब कि आज आपके लिए हम मर मिटे। ऐसा कुछ नहीं होता। आज लोगों को सत्ता की ज़रूरत है और लोग चाहते भी हैं कि ईरान के अंदर कुछ ऐसा हो। अगर ईरान के अंदर ऐसा हो जाता है ना, तो चाइना के पास एक मौका मिल जाएगा कि अरे भैया, जब यूएस आपका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है और ईरान को धमका सकता है और ईरान में तख्ता पलट करा सकता है, तो हम कहाँ ताइवान को नहीं ले सकते। तो इधर चाइना ताइवान को ले लेगा। और इधर आप सोच रहे होंगे जो रूस यूक्रेन के साथ 3-4 साल से भिड़ा हुआ है, भाई साहब वो केवल ऐसा मौका देख ही रहा था कि अमेरिका कोई गलती करे और हम इधर यूक्रेन को कब्जा लें। आप सोच रहे होंगे कि भैया थोड़ा बहुत अभी एरिया कब्जाया, भाई साहब रातों रात ही कब्जा सकता है और पता भी नहीं चलेगा। सुबह आंख मीच के उठोगे तो पता लगा मैप में यूक्रेन के साथ रूस है, ऐसा हो जाएगा। और इधर फिर भारत के पास भी बहाना मिल जाएगी। जो ऊपर का भारत का स्वर्ग जैसा हिस्सा जो पाकिस्तान लेकर बैठा है ना, कश्मीर का, जिसे पीओके कहा जाता है, तो भारत के पास भी एक बहाना मिल जाएगा कि भारत भी इसे ले सकता है। और इसी वजह से अब आप खुद सोचिए कि अगर रूस ईरान के साथ जाता है तब ज्यादा फायदा होगा कि रूस को बहाना मिल जाता है कि हम यूक्रेन ले सकते हैं, तब ज्यादा फायदा होगा। भाई साहब जो यूक्रेन है ना, उसके जमीन के नीचे इतना कोयला और इतना खनिज भरा हुआ है कि आपका रूस माला माल हो सकता है उस पर कब्जा करके। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो यूएस है ना, उसने यूक्रेन को कह दिया है कि भैया हम तुम्हें हथियार सप्लाई करेंगे ताकि तुम लड़ सको, लेकिन तुम्हारे जो धरती के अंदर जमा हुआ खनिज है ना, उसे हम लेकर जाएंगे। अगर रूस यहाँ पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका वो नहीं पाएगा।